हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर जिसका नाम है ऑड टू ऑटम, इसको समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है और ये जो चैप्टर है आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके हिंदी को समझते हैं कि ऑड टू ऑटम का हिंदी होता क्या है। फ्रेंड्स, ये जो ऑटम है एक सीजन है, मतलब एक ऋतु का नाम है, जिसे हिंदी में हम लोग पतझड़ ऋतु या हेमंत ऋतु भी कहते हैं। ऑड जो होता है, ऑड एक पोएम होता है, एक कविता होता है। तो कैसा पोएम होता है, कैसा कविता होता है? तो ऑड का मतलब होता है वैसा पोएम, वैसा कविता जो प्रकृति के बारे में बताए, जो प्राकृतिक घटनाओं पे आधारित हो। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑड है वह किस पे आधारित है? ऑटम पे आधारित है, यानी ऑटम के बारे में इसमें लिखा गया है, यानी पतझड़ ऋतु के बारे में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ऑड टू ऑटम एक पोएम हो गया, और पोएम के लिखने वाले को हम लोग पोएट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएट या कंपोजर भी कहते हैं। तो ऑड टू ऑटम का पोएट या कंपोजर कौन है? जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जॉन कीट्स के बारे में समझते हैं, इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है, जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821, यानी इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनका डेथ 1821 में हो गया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, मतलब इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे, जितने भी ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान रोमांटिक जो पोएट थे, उसमें से ना हमारे जो ये जॉन कीट्स साहब थे उसी में से एक थे। यानी इंग्लिश में जितने भी रोमांटिक पोएट थे उसमें सबसे ज़्यादा रोमांटिक पोएट कौन थे? जॉन कीट्स थे। कौन थे? जॉन कीट्स थे। वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स, लंदन, इनका जन्म मूनफील्ड में हुआ था, और ये मूनफील्ड कहाँ है? तो लंदन में है। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड। स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, यानी पढ़ाई लिखाई करना। ये ना पढ़ाई लिखाई किए थे कौन से स्कूल से? तो क्लार्क्स स्कूल से। क्लार्क्स स्कूल कहाँ पर है? तो इनफील्ड में है। कहाँ पर है? इनफील्ड में है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। देखिए, डीपली इंटरेस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होना, यानी बहुत ज़्यादा इनकी रुचि थी किस चीज़ में? तो क्रिकेट और बॉक्सिंग में। यानी इनको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता था? तो क्रिकेट और बॉक्सिंग में आता था। ही ग्रीव इनटू ए वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। देखिए, ग्रीक मतलब होता है यूनान, माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, स्पेशली का मतलब होता है खासकर, रीडर का मतलब होता है पाठक, और वोरेशियस का मतलब होता है उत्साही या लालची भी इसे कहते हैं। तो ये ना क्या बने थे? रीडर बने थे, यानी पाठक बने थे। स्पेशली खासकर किस चीज़ का? तो यूनान के पौराणिक कथाओं के ये कैसे रीडर बने थे? तो उत्साही रीडर बने थे, यानी उत्साही पाठक बने थे। इसे हम लोग लालची पाठक भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जॉन कीट्स साहब जो है वह कैसे रीडर बने थे, तो वो वोरेशियस रीडर बने थे। तो किस चीज़ का? तो स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब खासकर यूनान के पौराणिक कथाओं का। आगे समझते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्गिल्स एनेड, मतलब इन्होंने ट्रांसलेशन का भी काम किया था, यानी अनुवाद का भी काम किया था। तो ये किस चीज़ का अनुवाद किए थे? तो ये जो वर्गिल है ना, वर्गिल एक राइटर था, और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी एनेड, उसका इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है। हीज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वॉज फायर्ड बाई हीज फर्स्ट एक्वाटेंशन विथ स्पेंसर्स फेरी क्यून। इसके हिंदी को समझते हैं। एम्बिशन मतलब होता है आकांक्षा या अभिलाषा। अच्छा, फायर्ड मतलब होता है जागृत होना या जागना। एक्वाटेंशन मतलब होता है परिचय होना। स्पेंसर्स फेरी क्यून का मतलब समझ लेते हैं। ये फेरी क्यून एक बुक है और स्पेंसर राइटर है, यानी इनकी जो कवि बनने की जो अभिलाषा थी, जो एम्बिशन था, वाज फायर्ड मतलब वह जागृत हुई या जागा। कब? जब यह स्पेंसर के फेरी क्यून को पढ़े, यानी स्पेंसर के फेरी क्यून को जब ये पढ़े ना, तो इनकी जो कवि बनने की जो अभिलाषा थी, इनका जो पोएट बनने का जो अभिलाषा था, वह क्या हुआ था? जाग गया था, यानी जागृत हुआ था, यानी फायर्ड हुआ था। आइए आगे समझते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। His first poem, Lines in Imitation of Spenser, was published
इन 1814, यानी ये जो हमारे जॉन कीट्स साहब थे, इनका जो पहला पोएम था, यानी इनकी जो पहली कविता थी, जिसका नाम क्या था, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, और ये पब्लिश कब हुआ था, 1814 में हुआ था। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स was published in 1817। देखिए इसमें क्या बताया गया है, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल पोएम्स, मतलब पोएम्स नाम का इनका ना एक कविताओं का मतलब बुक था, कविताओं का एक संग्रह था, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम जिसका प्रथम भाग पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था कब, 1817 में। इसके हिंदी को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। यानी इनका एक बुक था, और वो जो बुक था ना, उस बुक का नाम था पोएम्स। क्या नाम था, पोएम्स। और इस बुक में ना इनकी बहुत सारी जो कविताएँ थी वह क्या था, मतलब संग्रहित थी। तो इसका ना प्रथम भाग यानी फर्स्ट वॉल्यूम कब प्रकाशित हुई थी, 1817 में। आइए आगे समझते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। हिज पोएम इंडिमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इनका एक पोएम था जिसका नाम था इंडिमियन। क्या नाम था, इंडिमियन। तो इंडिमियन को ना एप्रिसिएट किया गया था, यानी इसकी प्रशंसा की गई थी। किनके द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। फ्रेंड्स ये जो वर्ड्सवर्थ है, इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर के महान पोएट थे, यानी ये भी बहुत बड़े राइटर थे। तो ये बहुत बड़े जो राइटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, किनकी प्रशंसा किए थे, तो जॉन कीट्स का। कौन से रचना के लिए, तो इंडिमियन के लिए। और ये इंडिमियन कब पब्लिश हुआ है, इसके बारे में आगे लिखा गया है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, यानी 1818 में यह पब्लिश हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जॉन कीट्स की वह कौन सी रचना है जिसको एप्रिसिएट किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो आप आंसर करेंगे इंडिमियन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिमियन पब्लिश कब हुआ था, प्रकाशित कब हुआ था, तो 1818 में। आइए आगे समझते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। हिज ऑड्स, मतलब इनकी ना कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स है, मतलब महत्वपूर्ण ऑड्स है, जो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित जो पोएम्स होता है उसमें कौन कौन शामिल है देख लेते हैं। इनका जो पहला ऑड्स है उसमें नाम आता है किसका, ऑन इंडोलेंस का। किसका, ऑन इंडोलेंस का। दूसरा कौन सा है, ऑन ए ग्रेसियन अर्न। क्या है, ऑन ए ग्रेसियन अर्न। आगे लिखा गया टू साइकी। क्या है, टू साइकी। उसके बाद है टू ए नाइटेंगल। उसके बाद है ऑन मेलनकोली। क्या है, ऑन मेलनकोली। एंड ऑड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी हमारे जो जॉन कीट्स साहब है, ये इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोएट है। कैसे, रोमांटिक पोएट है। तो ग्रेट रोमांटिक पोएट, कैसे, ग्रेट रोमांटिक पोएट। तो ये ग्रेट रोमांटिक पोएट कैसे बन गया, तो अपने ऑड्स की वजह से। किसकी वजह से, अपने ऑड्स की वजह से। और इनका ऑड्स कौन कौन सा है ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन, मतलब जो काम ऑड टू ऑटम किया, टू साइकी किया, टू ए नाइटेंगल किया, ऑन मेलनकोली किया, वही काम लेमिया और हाइपेरियन भी किया था। यानी लेमिया और हाइपेरियन के वजह से भी ये ग्रेट रोमांटिक पोएट बने थे। आगे इनके बारे में लिखा गया है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। कौन से बीमारी के चलते, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। ट्यूबरक्यूलोसिस कब होता है, तो इन 1821 एट द एज ऑफ 26, बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, अच्छा, या सफल होना। ग्रेटनेस मतलब होता है महानता। एबल का मतलब होता है योग्य होना या सक्षम होना। स्पेन ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन काल या जीवन अवधि। ट्यूबरक्यूलोसिस तो ये बीमारी था। देखिए फिर से समझ लेते हैं इसके हिंदी को। मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है कब, तो 1821 में। कौन से बीमारी के चलते, तो ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी के चलते। अच्छा, ये कै साल के रहते हैं उस टाइम, तो 26 साल के रहते हैं। लेकिन अपने इस छोटे से शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, अपने छोटे से जीवन काल में ही वॉज एबल टू, मतलब वह सक्षम थे, अचीव ग्रेटनेस, महानता हासिल करने में सफल रहे या सक्षम रहे। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of pains and suffering of life। इसके हिंदी को समझते हैं। इनका जो पोएम्स होता है, इनका जो कविता होता है, एंड लेटर्स, और इनके जो पत्र होते हैं, हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, मतलब इनकी कविताओं में और इनके पत्रों में
ब्यूटी यानी सुंदरता के नीचे ना गहराई होता है। मतलब इनकी कविताओं में और पत्रों में आपको सुंदरता दिखाई देती है, मतलब देखने को मिलेगी, सौंदर्य देखने को मिलेगी। और मतलब वो मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल, एकदम गहराई तक, एकदम डेप्थ तक रहता है। मतलब इनकी कविताओं और पत्रों में सौंदर्य यानी सुंदरता के नीचे गहराई होती है। और इनकी जो कविताएं होती है ना, वह किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज़ को बताती है? द अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, यानी जीवन के कष्ट और पीड़ाओं को ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है और उससे अवेयर करवाती है, मतलब लोगों को जागरूक करती है, मतलब लोगों को बताती है किसके बारे में? तो जीवन के दुख और पीड़ा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। यानी जॉन कीट्स की कविता जो होता है ना, उसमें सौंदर्य होता है यानी सुंदरता होता है, और सुंदरता के नीचे गहराई भी होता है। और इनकी कविता को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा किसके बारे में? तो जीवन के दर्द और पीड़ा के बारे में पता चलेगा। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। टू हिम, मतलब उनके लिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देखिए मतलब जॉन कीट्स का मानना था ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्य की जो वस्तु होती है ना, इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब हमेशा खुशी देने वाली होती है। मतलब जो चीज़ मतलब सुंदर होता है ना, सुंदर यानी ये जो सौंदर्य होता है ना, सौंदर्य हमेशा खुश देने वाला होता है, मतलब हमेशा इससे लोग खुश रहते हैं। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और ये सौंदर्य को ना सत्य मानते हैं, और ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य को सौंदर्य मानते हैं। मतलब इनका मानना था कि जो वस्तु सुंदर है वह सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है। किनका मानना था? जॉन कीट्स का मानना था। इन द पोएम, यानी इस कविता में, कौन सा कविता में? तो ऑड टू आटम में, यानी ऑड टू आटम में किट्स डिस्क्राइब, यानी जॉन कीट्स जो है वह व्याख्या करते हैं द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ आटम, मतलब आटम के ब्यूटी यानी सौंदर्य का और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनकी विशेषताओं का, इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। मतलब मेमोरेबल पिक्चर्स का मतलब क्या होता है? यादगार तस्वीर। क्या होता है? यादगार तस्वीर, यानी एक यादगार तस्वीर के श्रृंखला के रूप में आटम का सौंदर्य और इसके विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कौन? जॉन कीट्स। कौन से पोएम में? तो ऑड टू आटम में। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, जो प्रकृति में सुंदरता के सौंदर्य के सिद्धांत को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, ये जॉन कीट्स का इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर इनके इंट्रोडक्शन में कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, या कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस पोएम को पढ़ते हैं। इस पोएम में क्या क्या लिखा गया है और जॉन कीट्स इसमें क्या क्या व्याख्या की हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक जितने भी पोएट हुए हैं, जितने भी कवि हुए हैं, वह स्प्रिंग के बड़ाई में, स्प्रिंग के प्रशंसा में बहुत सारे पोएम लिखे हैं। लेकिन ये पहले ऐसे पोएट हैं जॉन कीट्स साहब जो आटम के प्रशंसा में एक पोएम लिखे हैं, और इसमें वो आटम की प्रशंसा बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं और टू आटम को कितने अच्छे तरीके से हमारे जॉन कीट्स साहब एक्सप्लेन किए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऑड टू आटम जो पोएम है, इसमें टोटल कितने लाइंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना लाइंस दिया गया है। देखिए इसके साइड में जो यहाँ पे 5 या 10 लिखल रहता है, वो सब लाइंस की संख्या रहती है। क्या रहती है? लाइंस की संख्या रहती है। तो देखते हैं इसमें टोटल कितने लाइंस दिए गए हैं, और उसे हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया है। 30 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 30 लिखा गया है। यानी ये जो पोएम है ऑड टू आटम, इसमें टोटल कितने लाइंस दिए गए हैं? 30, यानी 30 लाइन दिए गए हैं। और कितने पैराग्राफ्स दिए गए हैं? तो 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। और इसमें ना हम लोग पैराग्राफ्स नहीं बोलेंगे, स्टांजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टांजा बोलेंगे। और टू आटम का जो ये पहला स्टांजा है, इसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहला स्टांजा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मीलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch eaves run। आइए पहले इतने के हिंदी को हम लोग समझते हैं। सीजन मीन्स होता है ऋतु, मिस्ट मीन्स होता है कुहासा या धुंध, मीलो मतलब होता है मीठा या नरम, फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है एकदम फलों से भरा हुआ, क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है
घनिष्ठ मित्र। मैच्योरिंग सन का मतलब होता है परिपक्व होता सूरज। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है योजना बनाना। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। लोड का मतलब होता है लादना। अच्छा, वाइन्स का मतलब होता है अंगूर की बेलें या अंगूर की लताएं। थैच इप्स रन का मतलब होता है ये जो घास फूस का जो छत होता है और उसका जो मतलब किनारा होता है, उस किनारे पे जितने भी जो ये अंगूर की बेलें हैं ना, अंगूर की जो बेलें हैं उसके बारे में लिखा गया है। आइए इस सब के हिंदी को एक बार में समझते हैं। यानी जॉन कीट्स साहब जो है ऑटम सीजन के बारे में कहते हैं कि ये जो ऑटम सीजन है ना, मिस्ट यानी कुहासे वाला सीजन है। मिलो फ्रूटफुलनेस यानी मीठे पके नरम फलों के प्रचुरता वाला मौसम है। यानी इस मौसम में जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फल होते हैं वह पक जाते हैं और नरम हो जाते हैं, और जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारे फल जो होते हैं वह लद जाते हैं। और ये जो ऑटम सीजन है ना, क्लोज बॉसम फ्रेंड है, मतलब घनिष्ठ मित्र है। किसका? द मैच्योरिंग सन का, यानी परिपक्व होता हुआ सूरज का। यानी ये जो ऑटम सीजन किसका दोस्त है? तो सन का, यानी सूरज का। कैसा मित्र है, कैसा फ्रेंड है? द क्लोज बॉसम फ्रेंड है, यानी घनिष्ठ मित्र है। और ये जो दोनों है ना, वह कॉन्स्पायरिंग करता है, वह योजना बनाता है। किस बात का योजना बनाता है? हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि किस प्रकार से मतलब लाद दिया जाए। किसको लाद दिया जाए? विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड्स द थैच इप्स रन, मतलब ये जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी के चारों तरफ, मतलब झोपड़ी का जो ये किनारा होता है, उस किनारे के चारों तरफ जो अंगूर की बेलें जो फैली हुई है, चारों तरफ जो फैली हुई है, उसको ना किस प्रकार से अंगूर से लाद दिया जाए, अंगूर से लोड कर दिया जाए, यानी फलों से लोड कर दिया जाए। इस बात की योजना बना रहे, इस बात की कॉन्स्पायरिंग कर रहे कौन? तब आटम और सूरज। देखिए मैं इस 4 लाइन का हिंदी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये जो ऑटम सीज़न है कुहासे का सीज़न है, मीठे पके फलों वाला सीज़न है। और ये जो ऑटम सीज़न है ये मैच्योरिंग सन का पक्का दोस्त है, यानी घनिष्ठ मित्र है। और ये दोनों मिलके योजना बनाता है कि किस प्रकार से ये जो झोपड़ी के किनारे के चारों तरफ, या झोपड़ी के चारों तरफ जो ये अंगूर की बेलें फैली हुई है, उसमें किस प्रकार से अंगूर आ जाए और ये बिल्कुल अंगूरों से लद जाए। देखिए आगे ये क्या कहते हैं और क्या लिखा गया है इसमें, आगे ये क्या योजना बनाते हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। देखिए आगे ये जो सन है और आटम दोनों क्या कॉन्स्पायरिंग करता है कि मोस्ट कॉटेज ट्रीज, मतलब ये कुटिया के पास, कॉटेज मतलब था कुटिया या मतलब झोपड़ी भी बोल सकते हैं। तो कुटिया के पास जो ये मोस्ट का मतलब क्या होता है? काई लगे हुए जो एप्पल के पेड़ है, उसमें ना इतने सारे एप्पल्स आ जाए, इतने सारे मतलब एप्पल्स उसमें लग जाए कि वह बेंड हो जाए, वह क्या हो जाए? बेंड हो जाए, यानी वह झुक जाए। देखिए फ्रेंड्स, यह योजना बनाता है ऑटम सीजन सूरज के साथ कि काई लगे जो ये एप्पल का पेड़ है ना, इसमें इतने सारे एप्पल फड़ जाए, एप्पल लग जाए कि यह झुक जाए। क्या हो जाए? झुक जाए, बेंड हो जाए। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और ये जितने भी फ्रूट्स हैं ना, जितने भी फल है, वह जो है ना मतलब एकदम अच्छे तरीके से पक जाए, एकदम अंदर तक पक जाए। कोर का मतलब क्या होता है? एकदम उसका अंदरूनी भाग एकदम अंदर तक वह क्या हो जाए? पक जाए। देखिए आगे ये क्या योजना बनाते हैं। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विथ ए स्वीट कर्नल। देखिए ये और क्या योजना बनाते हैं कि जितने भी गॉड्स है, जितने भी लौकी है ना, उसमें भी स्वेल यानी वो भी फूल जाए, उसमें भी फूल लग जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विथ ए स्वीट कर्नल। और ये जो हेजल है ना, हेजल ये जो अखरोट होता है ना, ये जो है स्वीट कर्नल मतलब मीठे गिरी के साथ, मीठे बीज के साथ प्लम्प हो जाए, यानी मोटा हो जाए। ये जो हेजल होता है मतलब इसे अखरोट भी कहा जाता है। और हेजल का जो आउटर लेयर होता है, उसका जो बाहरी जो आवरण होता है ना, वह हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। तो ये ना योजना बना रहे हैं कि हेजल जो है ना, हेजल के अंदर जो बीज है वह क्या हो जाए? मीठा हो जाए और वह मोटा हो जाए। कैसा हो जाए? मोटा हो जाए। आगे ये योजना बना रहे हैं टू सेट बर्डिंग मोड एंड ए स्टील मोड लिटल फ्लावर्स फॉर द बीस। मतलब ये योजना बना रहा है ऑटम सीजन किसके साथ? सूरज के साथ, कि बहुत सारी कलियां निकल जाए और ये सभी कलियां किस में बदल जाए? फूल में बदल जाए। और ये फूल जो किसके लिए होगा? मधुमक्खियों के लिए होगा। बीस मतलब होता है मधुमक्खी। Until they think warm days will never cease, for summer has overwhelmed their clammy cells। देखो ये जो मधुमक्खियाँ सब जो है ना, मधुमक्खियाँ सब
ऑटम सीजन में इसका जो सेल होता है, इसका जो घर होता है, इसका जो घर होता है, सेल्स जो होता है जिसमें वह रहता है, वह क्लैमी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके ना उसमें ना इतने सारे मतलब हनी भर जाते हैं, शहद भर जाते हैं कि वो चिपचिपा हो जाता है, क्लैमी हो जाता है। और ये लोग सोचने लगते हैं, मधुमक्खी सब सोचने लगता है कि काश ये गर्मी के दिन हमेशा के लिए रह जाता और ये कभी वापस नहीं जाता। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला जो स्टांजा है जिसको मैं पढ़ा हूँ, इसके पूरे के हिंदी को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हार्ड पोएम है, तो आप लोग ध्यान देंगे, इस पोएम को समझेंगे और एक बार दो बार नहीं, मतलब 2-3 बार 4-5 बार देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला जो स्टांजा है, इसमें बताया गया है कि ऑटम जो सीज़न है कुहासे का सीज़न है, मीठे पके फलों का सीज़न है और ये घनिष्ठ मित्र है किसका? तो मैच्योरिंग सन का। और ये दोनों मिलके यानी सन और ऑटम दोनों मिलके योजना बनाता है कि जितनी भी ये जो घास और फूस का जो छत होता है, छत के चारों तरफ जो अंगूर की लताएं फैली हुई है उसमें बहुत सारे अंगूर लग जाए और काई लगे कुटिया के पास काई लगे, जो ये एप्पल का जो पेड़ है उसमें बहुत सारे एप्पल्स आ जाए और वो एकदम झुक जाए और ये जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी फल है वो अच्छे तरीके से पक जाए। आगे ये ऑटम के साथ योजना बना रहा है कि किस प्रकार से हेज़ल सेल जो है मतलब वह प्लम्प हो जाए, मोटा हो जाए, स्वीट कर्नल मतलब मीठे बीज के साथ ये जो हेज़ल है मोटा हो जाए और इसका जो बीज है वह कैसा हो जाए? मीठा हो जाए। और ये योजना बना रहा है कि बहुत सारे कलियाँ निकले और वो सभी फूल बन जाए और ताकि यह मधुमक्खियों के काम आए। ये इसमें ये भी बताया गया पहले स्टांजा में कि मतलब ऑटम सीजन में गर्मी की वजह से मधुमक्खियों का छाता लबालब भर जाता है। ओवरब्रीम्ड का मतलब होता है लबालब भर जाना और जिसकी वजह से उसका जो सेल है वह क्लैमी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगला स्टांजा देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। स्टांजा नंबर 2 यानी सेकेंड स्टांजा में ऑटम सीजन का कंपेयर किया गया है एक वुमेन से, एक महिला से किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड दिस सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये जॉन केट साहब कहते हैं, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, मतलब तुम्हें किसने नहीं देखा है एमिड दाई स्टोर मतलब भंडारों के बीच। स्टोर मतलब होता है भंडार, क्या होता है? भंडार। एमिड मतलब होता है बीच। तो मतलब ये कहते हैं ऑटम सीजन से कि ऑटम सीजन तुम्हें किसने नहीं देखा है? भंडारों के बीच। समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड, समटाइम्स कभी कभी, हुएवर सिक्स मतलब कोई भी अगर तुम्हें ढूंढना चाहे, अब्रॉड में फाइंड तो तुम्हें पाया जा सकता है। कहाँ पर? दिस सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, मतलब ग्रेनरी फ्लोर का मतलब होता है मतलब जहाँ पे अन्न रखा गया हो, जहाँ पे बहुत सारे मतलब अनाज रखा गया हो, ऐसे फ्लोर पे इसे पाया जा सकता है। मतलब ये कहते हैं कि ऑटम सीजन को किसने नहीं देखा है, अगर कोई उसे ढूंढना चाहे, अगर कोई उसे देखना चाहे तो उसे पाया जा सकता है। कहाँ पे? ग्रेनरी फ्लोर पे, जहाँ पे ऐसे फ्लोर पे जहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा गया हो, यानी अनाज के भंडारों के बीच इसे पाया जा सकता है। किसे? ऑटम सीजन को। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द ईयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड और ऑन ए हाफ रिप्ड बोरो साउंड एस्लीप। देखिए इसमें लिखा गया है, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग विंड का मतलब होता है ओसाई पवन। क्या होता है? ओसाई पवन मतलब ऐसी हवा, जब हम लोग अनाज को क्या करते हैं? ओसाते हैं। तो अनाज को जब हम ओसाते हैं तो ऐसी हवा में, इस हवा की वजह से ऑटम सीजन के जो बाल होते हैं ना, इसके जो बाल होते हैं वह ऊपर की तरफ लहराने लगते हैं, उठने लगते हैं। और इसे ऑटम को कहाँ देखा जा सकता है? और इन हाफ रिप्ड फरो साउंड एस्लीप। हाफ रिप्ड का मतलब क्या होता है? आधा कटा हुआ जो फसल होता है ना, उस फसल के क्यारी में, फरो में साउंड एस्लीप मतलब गहरी नींद में से सोए हुए देखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑटम सीजन के बारे में बता रहे हैं कि ऑटम सीजन को ना अनाज के भंडारों के बीच देखा जा सकता है। मतलब ऑटम सीजन जो होता है ओसाई पवन की वजह से इसके जो बाल होती है, इसके जो बाल होते हैं वह उड़ने लगते हैं। इसे आधा कटे हुए फसल के क्यारी में गहरी नींद में सोते हुए देखा जा सकता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ड्रोज्ड विथ द fume of poppies while thy hook spear the next swath and all its twinned flowers। देखिए, ड्राउज्ड विद द fume of poppies, पॉपीज मतलब एक फ्लावर का नाम है और इसमें ना मतलब मादकता होती है और इसके फ्यूम की वजह से मतलब इसके सुगंध की वजह से ड्राउज्ड मतलब झपकी लेते हुए भी इसे देखा जा सकता है। देखो
ये जो पॉपीज़ होता है, पॉपीज़ में का जो फेम होता है, इसका जो सुगंध होता है, जिसकी वजह से इसके ना झपकी लेते हुए, ड्राउज मतलब झपकी लेते हुए भी देखा जा सकता है। अच्छा, इसके मादकता की वजह से व्हाइल दाई हुक, जब पॉपीज़ की सुगंध के कारण ये क्या हो जाता है, मतलब झपकी लेने लगता है, तो इसका जो हुक है, इसका जो हंसुआ है, फसल काटने वाला जो हंसुआ है, वो अभी क्या हो जाता है, छूट जाता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, स्वाथ का मतलब होता है अनाज की पंक्ति। मतलब हम लोग जो फसल काटते हैं, तब फसल के काटते हैं, जो मतलब क्यारी करके काटते हैं ना, मतलब ये क्यारी कट गया, फिर दूसरा क्यारी कटेगा, तो वही स्वाद का मतलब क्या होता है, अनाज की पंक्ति या क्यारी भी कह सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है पॉपीज़ की गंध की वजह से, सुगंध की वजह से जब ये मदहोश हो जाता है, जब झपकी लेते रहता है, तब फसल काटने वाला जो हुक है, हंसुआ, वो भी छूट जाता है, और फसल की जो नेक्स्ट स्वाद है, इसके जो अगली जो लाइन है, अगली जो पंक्ति, वो भी छूट जाती है। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और इसके जितने भी ट्विन फ्लावर्स है, मतलब फसल के जो उलझे हुए जो फूल है, वो भी छूट जाते हैं। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दो डॉस्ट कीप STD दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, कभी कभी एक ग्लीनर की तरह, मतलब कभी कभी मतलब अनाज उठाने वाले की तरह, अनाज चुनने वालों की तरह, इसे स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, ब्रुक का मतलब होता है छोटी जलधारा या नदी भी होती है, या नहर भी कह सकते हैं। कभी कभी इसे देखा जा सकता है कि अनाज चुनने वाले की तरह अपने सिर पे, अपने लेडन हेड का मतलब होता है लदा हुआ सिर, मतलब अपने सिर पे बोझा लाद कर इसे छोटी सी नदियों को पार करते हुए भी देखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना ऑटम सीजन को मतलब एक महिला की तरह देखा गया है, एक वोमेन की तरह देखा गया है, और बताया गया है कि इसे अनाज के भंडारों के बीच देखा जा सकता है, इसे फसलों की कटी हुई आधी क्यारी में भी देखा जा सकता है, मतलब उसमें गहरी नींद में सोते हुए। और इसे कहाँ देखा जा सकता है, तो इसको देखा जा सकता है मतलब फसल कटाई हो गई उस खेत में देखा जा सकता है, मतलब हर जगह पे इसे देखा जा सकता है। तो कहीं पे ये फूलों की गंध की वजह से झपकी लेते हुए भी इसे देखा जा सकता है। कभी कभी ये मतलब फसल उठाने वाले की तरह, अनाज चुनने वालों की तरह इसे देखा जा सकता है, जो अनाज चुन के अपने माथे पे बोझा लाद के छोटे से नदियों को पार करता है, ऐसे भी देखा जा सकता है इसे। और बाय ए साइडर प्रेस विथ पेशेंस लुक दो वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स। देखिए, साइडर प्रेस का मतलब होता है सेब से जूस बनाने वाली मशीन। कभी कभी इसे साइडर प्रेस के पास देखा जा सकता है पेशेंस लुक में, जो बड़े धैर्य के साथ दो वाचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स, घंटों तक जो लास्ट ऊजिंग होता है, मतलब लास्ट ऊजिंग का मतलब होता है बूंद बूंद करके गिरना। तो इस साइडर प्रेस से बूंद बूंद करके जो सेब का जूस जो गिरता है ना, उसको बड़े पेशेंस लुक के साथ धैर्यपूर्वक या बैठ के देखती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड स्टांजा था, इसमें ये बताया गया है कि ये जो ऑटम सीजन है, एक महिला की तरह इसका मतलब वर्णन किया गया है इसमें, और इसको मतलब कहीं भी देखा जा सकता है। तो कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, अनाज के जहाँ वैसे फ्लोर जहाँ पे अनाज रखा गया वहाँ पे इसे देखा जा सकता है, और इसे मतलब फसलों की कटाई हो गई है, आधी कटाई हुई फसल के क्यारी में इसे देखा जा सकता है। कभी कभी इसे गहरी नींद में सोते हुए देखा जा सकता है। कभी कभी ये पॉपीज़ की वजह से मतलब झपकी लेते हुए भी इसे देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इसके फसल की अगली जो मतलब लाइन्स है वो भी छूट जाती है, वो भी नहीं ये काट पाती है। कभी कभी ये फसल चुनने वाले की तरह फसल को चुनकर अपने माथे पे उसे लोड करके छोटी सी नदी को पार करती है। कभी कभी इसे साइडर प्रेस के पास भी देखा जा सकता है, जो साइडर प्रेस के पास बैठ के धैर्य के साथ देखती है कैसे मतलब एप्पल से जूस बनते हैं, इसको वो एकदम धैर्य के साथ बैठ के देखती है। फ्रेंड्स, ये स्टांजा नंबर 2 था। अब स्टांजा नंबर 3 देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। स्टांजा नंबर 3 में ऑटम सीजन के सॉन्ग के बारे में, गीत के बारे में बताया गया है। ये जो हमारे जॉन किट्स साहब है, वह कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग है, वेयर आर दे, मतलब ये ऑटम सीजन से कहते हैं कि स्प्रिंग का गाना कहाँ है, बसंत ऋतु का गाना कहाँ है, वेयर आर दे मतलब वह कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम दो है जस्ट दाई म्यूजिक टू, ये ऑटम सीजन से कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन के गाना के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास ना खुद का म्यूजिक है, खुद का संगीत है। यानी ऑटम सीजन को ये कहते हैं कि तुम ना स्प्रिंग के गाना के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का म्यूजिक और खुद का संगीत है। आगे क्या कहते हैं, व्हाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। इसमें बताया गया है, जॉन किट्स कहते हैं सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब क्या होता है, ढलता हुआ शाम। क्या होता है, ढलता हुआ शाम।
ब्लूम का मतलब होता है प्रदीप्त होना यानी चमकना। बैरेट क्लाउड्स का मतलब होता है स्थगित बादल यानी रुका हुआ बादल। शाम के समय में रुका हुआ बादल जब प्रदीप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, जब चमकने लगता है और उसकी जो चमक है एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी हो। स्टबल प्लेन्स का मतलब होता है वैसा खेत जिसमें फसलों की कटाई हो गई है और फसल का जो बचा हुआ पार्ट जो उसमें छूट जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टबल प्लेन्स कहते हैं, जिसे हम लोग देहाती भाषा में खूंटी कहते हैं। क्या कहते हैं, खूंटी कहते हैं। तब फसलों की कटाई हो जाने के बाद जो खूंटी खेत में बच जाता है ना, उसमें ना जब ये जो मतलब सूरज की प्रकाश जब पड़ती है ना तो रोजी रंग का हो जाता है। ह्यू मतलब होता है रंग, कौन से रंग का हो जाता है, रोजी रंग का हो जाता है। यानी शाम के समय में जब ये रुके हुए बादल पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वह चमकने लगती है और उसकी जो चमक होती है, उसकी जो किरण होती है, जब ये खूंटीदार खेत पे पड़ती है ना तो ये रोजी रंग के यानी गुलाबी रंग के हो जाते हैं। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है। Then in a baleful choir the small gnats mourn among the river shallows। देखिए borne aloft or sinking as the light wind lifts or dies। देखिए वेलफुल क्वायर का मतलब क्या होता है, क्वायर का मतलब होता है गाने वालों की मंडली या समूह। वेलफुल का मतलब होता है विलाप करना। स्मॉल नेट्स का मतलब होता है, नेट्स का मतलब होता है मतलब दो पंखों वाली छोटी सी कीड़ा, जिसे जंगली कीड़ा भी या जंगली मच्छर भी कहा जा सकता है। इसमें बताया गया है जो फिर मतलब गाने वालों की मंडली में, गाने वालों के समूह में ये जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वह विलाप करते हैं। एमोंग द रिवर सैलोज। देखिए सैलोज का मतलब होता है मतलब पीला रंग का होता है, पीला रंग का। सैलोज का मतलब क्या होता है, पीले रंग का। तो ये जो मतलब नदी के जो पीले रंग के जो पानी होता है ना, उसी के बीच में ये जो दो पंखों वाली जो मच्छर होती है ना, ये जो मक्खियाँ होती है, वह क्या करती है, विलाप करती है, एक समूह में आकर गाना गाती है। बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिफ्ट्स और डाइज। मतलब ये बॉर्न एलॉफ्ट का मतलब क्या होता है, ये लोग उड़ते हैं और कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे आते हैं, और जब हवाएं चलती है तो ये जो पीला कलर जो होता है वह ऊपर नीचे होने लगता है। देखिए आगे क्या लिखा गया है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। देखिए ये लैम्प्स जो होता है इसका मतलब होता है मेमना। क्या होता है, मेमना। फुल ग्रोन का मतलब क्या होता है, मतलब पूर्ण विकसित। ये पूर्ण विकसित जो मेमने होते हैं ना वो भी पहाड़ी भूमि से क्या करने लगते हैं, लाउड ब्लीट मतलब वो भी मतलब बोलने लगते हैं और आवाज़ निकालने लगते हैं। कौन से सीजन में, तो ऑटम सीजन में। हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट। हेज क्रिकेट का मतलब होता है टिड्डा। क्या होता है, टिड्डा। और ये जो टिड्डा होता है ना वो भी गाने लगता है। द रेड ब्रिस्ट विस्टल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काइज। रेड ब्रिस्ट का मतलब होता है रॉबिन चिड़िया। रॉबिन चिड़िया जो होती है ना वो भी गार्डन में, बगीचे में गाने लगती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटरिंग इन द स्काइज। स्वेलोज का मतलब होता है अबाबिल पक्षी, और ये जो अबाबिल जो पक्षी होता है ना वो भी स्काई में, आकाश में चींची करने लगता है। फ्रेंड्स तीसरा जो स्टांजा था इसमें बताया गया था ये ऑटम सीज़न के गाना के बारे में कि ऑटम सीज़न का भी अपना गाना होता है। और ये गाना कौन सा है, तो इसमें ना ऑटम सीज़न में जो दो पंखों वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं, वो जो गाना गाते हैं, मतलब वो जो बोलते हैं, उसी को इसका गाना बताया गया है। इस सीज़न में मतलब हेज क्रिकेट ये जो टिड्डा होता है वो जो बोलता है वो ऑटम का गाना है। ये मेमना जो होता है, मेमना जो बोलता है वो भी ऑटम सीज़न का गाना है। रॉबिन चिड़िया जो बगीचे में गाती है वो भी ऑटम सीज़न का गाना है। स्वेलोज यानी अबाबिल पक्षी जो आकाश में चींची करता है वो भी ऑटम सीजन का गाना है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोएम था, थोड़ा सा हार्ड पोएम था, फिर भी मैं समझाया हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप 2 बार 3 बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय हिंद।